रिगार्डेड एज ट्रांसफर हमारा हो चुका था। सेक्शन 49(1) भी हो चुका था हमारा। रिवर्स मॉर्टगेज हो चुका था। स्लम सेल, स्लम सेल का एक क्वेश्चन है। स्लम सेल का मतलब क्या होता है? 50B, सेक्शन 50B क्या बोलता है? वेयर एनी पर्सन सोल्ड एनी यूनिट, डिवीजन और अंडरटेकिंग फॉर लमसम कंसिडरेशन, इट इज कॉल्ड स्लम सेल। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? कि मेरा एक डिवीजन मैं चला रहा था, या फिर एक मैं 2 यूनिट चलाता था। मेरी एक कंपनी थी ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड, इसमें मेरी 2 यूनिट्स थी। 2 यूनिट्स में से एक और ये 2, इस वाली को मैंने क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब सेल कर दिया तो एक एक पर्टिकुलर एसेट नहीं बेचा मैंने इसका। तो मैं ये समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला कि अगर एसेट बेचता, मैं मान लो मशीनरी बेच देता तो उसका कैपिटल गेन अलग से निकालता, ये निकाला। एक एक मशीनरी नहीं बेची मैंने, एक एक एसेट नहीं बेचा मैंने, पूरा का पूरा डिवीजन ही सेल कर दिया। मैंने बोला ये डिवीजन को मैं सेल कर रहा हूँ, ये चलाने की मेरे बस की नहीं है, ठीक है। इसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था मान लो, ठीक है। और अब क्या होता है, इस फैक्ट्री को मैंने बोला कि यार मेरे बस की नहीं है इसको चलाना, मैंने सेल ऑफ कर दिया। जब मैंने इसको सेल कर दिया किसी को फॉर लमसम कंसिडरेशन, मतलब एक बार में मेरे को 50 लाख रुपए दिए गए इसके। कितने रुपए मिले मेरे को? 50 लाख रुपए मिले मेरे को, ठीक है। अब 50 लाख रुपए में मैंने क्या दिया उसको? बैलेंस शीट में पड़ी हुई सारी की सारी एसेट्स दे दी। बोलो यही दिया है। लाइबिलिटी, कैपिटल यहाँ पे अगर पड़ा होगा तो वो भी, यानी कि जो भी कुछ था मेरे पास यहाँ पर असेट में, ठीक है, इन सबको दे दिया मैंने। ये सब कुछ दे दिया मैंने उसको। कि जब स्लम सेल मतलब कि एक डिवीजन सेल कर देना, एक पूरा का पूरा मैंने क्या किया, एक डिवीजन सेल कर दिया। अब डिवीजन को सेल करने के बाद पूरा का पूरा 50 लाख रुपए मेरे को एक बार में मिला, जिसके बदले में मैंने दिया क्या सर? अपनी पूरी बैलेंस शीट पे जितनी भी क्या पड़ी है मेरे पास, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे जितने एसेट पड़े हैं वो दे दिए मैंने, लाइबिलिटी भी उनको दे दी मैंने, किसी को देनदारियां भी मेरी उनकी हो जाएगी ना, लेनदारियां देनदारियां सब कुछ उनकी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यानी कि यहाँ पे बोला कि कैपिटल गेन शैल बी कॉम्प्यूटेड ऑन द डेट ऑफ सेल। जिस दिन हमने ट्रांसफर किया उस दिन हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन निकालना पड़ेगा। अब कैपिटल गेन के स्लम सेल पूरा का पूरा, पहले क्या करते थे? एक एक एसेट करके सेल करते थे, एक एक एसेट करके सेल करते थे। तो हमारा क्या आता था? हम बोलते थे ये हमारा कैपिटल एसेट्स है, तो फिर हमारा क्या चीज हो जाएगा? बोलो, कैपिटल गेन। ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड को अगर, सॉरी, अगर मैं स्टॉक जो मेरा रखा हुआ था यहाँ पे, अगर मैं बोलता हूँ स्टॉक इन ट्रेड है मेरा, स्टॉक इन ट्रेड, इसको अगर अलग से बेचता, तो क्या मेरे को कैपिटल गेन लगता? नहीं। तो इसी चक्कर में लोगों ने एक प्लानिंग करनी चालू की कि पूरा का पूरा यही सेल कर दो। पूरा का पूरा सेल कर दोगे तो बोल दोगे कि भाई उसमें तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड वगैरह भी है, ये सब भी है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ करोगे कि पूरा का पूरा डिवीजन आपने सेल कर दिया, तो हम कैपिटल गेन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे जिस तरीके से हमने प्रेस्क्राइब किया हुआ है। किसमें? 50B में, एज पर सेक्शन 50B में। उसने क्या बोला कि कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड ऑन द डेट ऑफ सेल, कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एज होल इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल एसेट। ऐसा नहीं कि लैंड अगर पड़ी है तो उसका अलग से, ठीक है, अच्छा मशीनरी पड़ी है तो उसका अलग से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरे के पूरा का पूरा होल कंसीडरेशन मिला हमको, पूरा का पूरा एक साथ निकालेंगे हम कैपिटल गेन। निकालेंगे कैसे? उसको देखो फॉर्मूला पर्टिकुलर। उसने बोला फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होगा? जितना अमाउंट लमसम में मिला हमारे केस में क्या है? 50 लाख। अरे यही है या नहीं है? यस सर। ठीक है। अब उसमें क्या बोला कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्या बोला? अगर आपने एक साथ सेल कर दिया, तो आपको हम इंडेक्सेशन करने का बेनिफिट नहीं देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। यानी कि जो टेबल लगाते थे ना हम, इन्फ्लेशन टेबल लगा के ये वाली वैल्यू हमारी बढ़ जाती थी। जब ये वाली वैल्यू बढ़ जाती थी तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल, सॉरी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है हमारा कम हो जाता था। इसका बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला? उसने बोला कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। रीवैल्यूएशन जो हम करते हैं, रीवैल्यूएशन पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? रीवैल्यू करते हैं हम, बीच बीच में क्या करते हैं, जैसे लैंड पड़ी हुई है, हम उसको रीवैल्यू करते हैं तो मतलब कि मार्केट वैल्यू के तौर पर देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। फिर रिवैल्यूएशन में एक क्या करते हैं हम,
बोलो। अरे एंट्री डालते हैं ना, रिवैल्यूएशन की एंट्री आपने पढ़ी होगी तो, ठीक है, रिवैल्यूएशन की एंट्री डाल के उसको रिवैल्यू कर देते हैं। अब जब रिवैल्यू उसको कर दिया, रिवैल्यूएशन को क्या कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे हम? नहीं, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिटरमाइन कैसे होगा? ये जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कब लॉन्ग टर्म होगा, कब शॉर्ट टर्म होगा? उसने बोला अंडरटेकिंग चलाते हुए आपको अगर 3 साल नहीं हुए हैं, 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने अंडरटेकिंग को सेल कर दिया, जब शुरू किया था और सेल कर दिया, उसके 3 साल नहीं हुए हैं, 3 साल नहीं हुए हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा आपका। और अगर आप 3 साल के बाद बेचा है, ऑन और आफ्टर 3 साल हो चुके हैं या फिर उसके बाद बेचा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नेट वर्थ को लेकर करेंगे। क्या बोलेंगे हम? नेट वर्थ। नेट वर्थ बोले तो ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स, जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स थी, कौन कौन सी होती है? डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? जैसे सर बिल्डिंग पे लग जाता है, सर हमारा मशीनरी पे लग जाता है, हमारा एसी अगर रखा होगा उस पे लग जाएगा, हमारी कार रखी होगी उस पे लग जाएगा, कोई भी एसेट्स अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो उसकी क्या लेंगे? WDV एज पर द इनकम टैक्स शैल बी टेकन। इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी उसकी WDV होगी उसको लिया जाएगा। ऐड कर देंगे उसमें क्या? अदर एसेट्स लेस अदर लाइबिलिटीज, बुक वैल्यू, जितनी भी बुक वैल्यू पे लिखा होगा उतना ले लेंगे हम, ठीक है। एंड नेटवर्थ कितनी आ जाएगी? नेटवर्थ आ जाएगी हमारी, एंड इफ नेटवर्थ इज नेगेटिव देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी निल। बिल्कुल ही आसान आता है ये वाला, बिल्कुल ही आसान, कुछ भी नहीं है ये। देखो क्वेश्चन में बना के बताता हूँ आपको। मान लो कि एक बैलेंस शीट है, अब बैलेंस शीट में हमारे एसेट पड़े हुए हैं, एसेट्स में हमारा पड़ा हुआ लैंड, इसकी कीमत है 50 लाख रुपए, वो रीवैल्यू करके हुई है। 50 लाख रुपए उसकी सॉरी 50 लाख नहीं, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इसकी रीवैल्यूएशन हुई है सर। आफ्टर रीवैल्यूएशन क्या हुई है? 10 लाख रुपीज़, लेकिन उसकी रीवैल्यूएशन करने के बाद कितना? रीवैल्यूएशन से पहले था उसका 8 लैक्स की, बिफोर रीवैल्यूएशन, ठीक है। मान लो कि एसेट पड़ा हुआ है, अदर एसेट्स, हमारा 20 लैक्स का अदर एसेट्स पड़ा हुआ है, लाइबिलिटीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है 5 लाख की, ठीक है, लाइबिलिटी 5। चलो बताओ नेटवर्थ कैसे निकालोगे? पहले तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मान लो इसको सेल कर दिया, कितने में सेल कर दिया? 50 लाख रुपए का। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 50 लाख। फिर इसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? नहीं सर, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब आ जाएगा नेट वर्थ, नेटवर्थ ले लेंगे। अब नेटवर्थ में क्या क्या चीज़ होगी? नेटवर्थ, नेटवर्थ अगर निकालेंगे तो नेटवर्थ में क्या बोला? जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स थी, डेप्रिशिएबल एसेट्स कुछ है हमारी, मान लो कि यहाँ पे डेप्रिशिएबल एसेट्स है, मशीनरी वगैरह जो थी हमारी, उसको बोल देते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स। लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, ये याद रखना। कभी पढ़ा है लैंड पे डेप्रिसिएशन की? तो वैल्यू बढ़ती है ना। चलो मशीनरी, मशीनरी है डेप्रिशिएबल एसेट्स, बोला है 10 लाख की है, ठीक है। लेकिन नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? एज पर WDV, एज पर WDV एज पर इनकम टैक्स, मतलब उसने लिख दिया WDV एज पर इनकम टैक्स, वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी कितना हो जाएगा? 5 लाख बोल मान लो। इनकम टैक्स के हिसाब से 5 लाख की वैल्यू है। ये तो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से लिखा है, ये तो हमारे अकाउंट्स में अलग बनता है ना, पता है ना कॉन्सेप्ट। अब दोनों का डिफरेंस, तो उसने बोला कि भाई इनकम टैक्स के हिसाब से तो उसकी वैल्यू बची है 5 लाख की, ठीक है। और यहाँ पे डेप्रिशिएबल एसेट्स की वैल्यू है इतनी। तो जल्दी बताओ, नेटवर्थ में सबसे पहले ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स, एसेट्स यानी कि मशीनरी आ गई,
कितने की आ जाएगी, 5 लाख की या फिर 10 लाख 5 लाख। की? सर 5 लाख की, क्योंकि उसकी वैल्यू लेंगे हम। दूसरा अदर एसेट्स, अदर एसेट में लैंड की वैल्यू जल्दी बताओ। सॉरी, लैंड की 8 वैल्यू, लाख। लैंड की वैल्यू 10 लाख लेंगे या फिर 8 लाख लेंगे? 8 लाख लेंगे सर, रिवैल्यूएशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे उसकी आ जाएगी 8 लाख की वैल्यू। अदर, अदर को क्या बुक वैल्यू 20 लाख। जितना भी लिखा होगा वही वही लेंगे, बुक्स में जितना भी लिखा होगा। बुक्स में कितना लिखा हुआ है सर, 20 लाख लिखा हुआ है, और उसमें से माइनस कर देंगे 5 लाख, क्योंकि 5 इतने के एसेट पड़ गए हमारे। वर्थ क्या है हमारी, यही तो है, जितनी हमें लेनी है उसमें से हमने देने वालों को हटा दिया। 20 लाख माइनस 5 लाख कितना आ गया सर, 15 लाख। 15 लाख ये हो गई हमारी नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब होता है कितनी, अभी कितने की वैल्यू है कंपनी की, कितने की वैल्यू है, जो बोलते हैं ना वैल्यूएशन के हिसाब से इतने करोड़ की वैल्यू हो गई है उसकी कंपनी की, समझ में आ रहा है? वो वैल्यूएशन के हिसाब से होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पर इनकम टैक्स ने बोला है कि किस तरीके से वैल्यू निकालना है हमने, ठीक है, उसकी वर्थ कैसे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 लाख, 5 लाख और 8 लाख, 13 लाख, 13, 28, 28 लाख हो गया क्या, बोलो? 28 लाख हो गया क्या? अब ये 28 लाख सर क्या चीज़ है, नेट वर्थ है। वर्थ मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 28 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 28 लाख की वैल्यू आ जाएगी। अब 28 लाख में से माइनस कर दो, कितना बचता है, 22 लाख। सर ये 22 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, डिपेंड करेगा क्या, कि अगर मैंने बोला कि ये 3 साल ही हुए हैं इसको, 3 साल से कम है, 3 साल से कम है इसको चलाते हुए में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि 4 साल, 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल और मोर देन 3 ईयर्स चलाते हुए होगा इसको, समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कुछ मुश्किल था? चलो सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, 50C इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। होता क्या है समझो, ये वाला चीज़ क्या होता है, प्रैक्टिकली बहुत लोग कर रहे थे ये करते क्या थे, जब तक ये सेक्शन नहीं आई थी, जब तक ये सेक्शन नहीं आई थी लोग बहुत मजे ले रहे थे इस चीज़ के। देखो क्या होता है इसमें, इसमें होता क्या है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बड़ी ही शानदार चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोगों को काम आएगी किसी को एडवाइस देने में अपने फैमिली मेंबर्स में से। ठीक है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल किया। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लैंड होगी सर, या फिर बिल्डिंग होगी, या फिर बोथ हो गई, यही है। लैंड, बिल्डिंग और बोथ को सेल किया है लेस देन एसडीवी। एसडीवी क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, एसडीवी क्या है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी कि गवर्नमेंट एक उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू अपनी बुक्स में लिखती है, हर एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से वहां पर बनने वाली बिल्डिंग का जो रेट होता है, घर का, फ्लैट का, कोई भी रेट होगा, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, वो स्टैम्प ड्यूटी एक वैल्यू होती है। वैल्यू को कौन लिखता है, गवर्नमेंट अपने खाते में लिखता है, उस पर वो क्या लेता है, उससे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेता है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 6% ले ली, समझ में आ रहा है, 6%, या फिर मान लो कि 5% हो गया, 6% हो गया, इस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो देनी पड़ती है। फीमेल के लिए कम है अगर उसके नाम पे प्रॉपर्टी जा रही है, और लेकिन क्योंकि उसको रजिस्टर कराना है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसको देनी पड़ती है सर, पहले ये बताओ, पता है या नहीं है तुम्हें? जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने सेल किया मिस्टर वाई को, अब सेल करने के बाद प्रॉपर्टी इसके पास आ गई, अब ये रजिस्टर करने जाएगा अपने नाम पर गवर्नमेंट के पास, बोलते हैं ना रजिस्ट्री करते हैं अपने प्लॉट की, अपने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री। ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्री जब करने जाएगा तो उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और स्टैम्प ड्यूटी किस पे करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट के खाते में क्या है, उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मान लो गवर्नमेंट के खाते में लिखी हुई है 50 लाख रुपए, और आपने आपने सामने वाले को प्रॉपर्टी बेच दी, कितने में, बोला कि नहीं नहीं 30 लाख रुपए की मैंने प्रॉपर्टी बेची। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बेच दी, तो 30 लाख से फायदा क्या हुआ, देखो समझो। अब पहले तो ये समझो कि फायदा होता क्या है। फायदा ये होता है कि मिस्टर एक्स क्या कहेगा, मैंने तो 30 लाख की बेची और मैंने उसको खरीदी थी कितने में, मान लो कि 15 लाख में खरीदी थी, तो सिर्फ 15 लाख का ही मेरा प्रॉफिट हुआ क्या,
50 लाख दिखाता तो उसका प्रॉफिट ज्यादा आता है या नहीं आता? आता। कैपिटल गेन ज्यादा आता तो उसको टैक्स भी ज्यादा लगता। यहां पे इसने मिस्टर एक्स ने क्या बचा लिया? टैक्स बचा लिया। अरे बोलो, मिस्टर एक्स ने टैक्स बचा लिया। ठीक है, अब क्या मिस्टर एक्स ने वाई को ये प्रॉपर्टी सच में 30 लाख की दी है? क्या सच में 30 लाख की दी है? सोचो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है ना, गवर्नमेंट जो तय करती है वो ऑलरेडी कम होती है उस एरिया की। जिस एरिया में उसने 50 लाख की वैल्यू लिखी है ना, तो उस एरिया में वो चल रही होगी 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, ऐसे करके चल रहा होगा रेट। समझ में आ रहा है? तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो कितनी बता रहे हैं, 5 लाख रुपए, नहीं 15 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख रुपए। हम क्या करते हैं, 30 लाख रुपए तो तुम मेरे को बुक्स में दिखा दो, तो मैं हम एग्रीमेंट करेंगे। पेपर्स पे दिखते हैं हमेशा कम, पेपर्स पे प्रॉपर्टी हमेशा कम दिखती है, अंडर द टेबल ब्लैक मनी जो एडजस्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? और कैश में इसने बोला कि तुम मुझे कैश में कितना दे दो, 20 लाख रुपए कैश में दे दो। 20 लाख रुपए तो दिखाया नहीं ना, कैश में आ गया, बोलो कैश में दे दो। ठीक है, तो सेल वैल्यू कुछ भी हो, 20 लाख रुपए मान लो उसने बेची है, उस पर 60 लाख रुपए, तो 30 लाख में उसने ले ली, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। गवर्नमेंट को पता है कि ये प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी एडजस्ट करते ही करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक वैल्यू अगर मैंने सेट कर दी, उन्होंने निकाला 50C। क्यों? अब देखो, जब ये 30 में इसको क्या फायदा हुआ मिस्टर एक्स को, 30 की एग्रीमेंट करने पे मिस्टर एक्स को क्या फायदा हुआ, उसको 20 कम दिखाया उसने, 20 पर क्या इसको कैपिटल गेन बच गया। अच्छा, मिस्टर एक्स जब जाएगा अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस पे लगेगी? बोलो बोलो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कब लगेगी, किस पर लगेगी? सर 30 पर, वो दिखाएगा कि मैंने 30 पर ली है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 पर लगती थी, 50 का 6% निकल जाता था। ठीक है, अब लगेगा 30 का 6%। समझ में आ रहा है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी बचा ली उसने, मिस्टर वाई ने। तो बोलो, तो इस चक्कर के लिए, इस चक्कर को बंद करने के लिए उन्होंने कहा कि 50C, सेक्शन 50C हम लेके आ रहे हैं। उसने बोला फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, बेचने का अमाउंट जो तुम बोलोगे उसको हम नहीं मानेंगे। यानी कि तुमने बोला 30 लाख, मैम बोल रहे कि ना 30 लाख नहीं, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो है वो हम 50 लाख रुपए ही मानेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो क्या होता है, वेयर एनी पर्सन सेल करता है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस आ गया, कितना डिफरेंस आ गया, 20 लाख का डिफरेंस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसीडरेशन इज मोर देन 5% ऑफ एक्चुअल सेल वैल्यू। मोर देन 5% ऑफ एक्चुअल सेल वैल्यू अगर होगा तो क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन शैल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है यानी 50 लाख रुपए है, उसी को मान लेंगे हम क्या, तुम्हारी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ए सुन, मान लो कि ऋतिका ने सेल किया, क्या ऋतिका ने इशिता को सेल किया अपनी प्रॉपर्टी। अब ऋतिका ने सेल कर दी, कि वैसे थी कितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 50 लाख रुपए। अब इशिता को सेल किया तो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया, कितना एग्रीमेंट पे कितना लिखा, 30 लाख रुपए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, हमने जो लिखी है कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई, तो हम तुम्हारी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लोगे, कैपिटल गेन निकालने के लिए जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लोगे, किसको बोला, इशिता को। 50C किस पे लग रहा है, अरे बोलो, सॉरी ऋतिका को, ऋतिका ने सेल किया ना, सेल किसने किया है, सेल कर दिया। मान लो ऋतिका ने सेल कर दिया, किसको किया, इशिता को सेल कर दिया। अब ऋतिका को लग रहा है 50C, 50C किसको लग रहा है, ऋतिका को, जिसने सेल किया है, क्योंकि ये अपना कैपिटल गेन निकालेगी और कैपिटल गेन निकालते वक्त क्या कहेगी कि भाई फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मुझे मिले 30 लाख रुपए। ऋतिका को बोला जाएगा रुक, लाख नहीं, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो तेरा 30 लाख नहीं, ये होगी वैल्यू, हम इसको 50 लाख रुपए लेंगे। सर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेचा होना चाहिए। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेचा, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, बोलो बोलो, यस सर। और एक्चुअल में सेल, मान लो एक्चुअल सेल जो थी हमारी, एक्चुअल सेल थी हमारी 60 लाख की, कितने की बेची है उसने प्रॉपर्टी, एक्चुअल में 60 लाख। 30 लाख तो उसने एग्रीमेंट में दिखाया, 30 लाख उसने कैश में ले लिया।
ठीक है, कैश छोड़ो, कैश छोड़ो, यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे, कैश को हम लेके नहीं चलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है, उसने एक्चुअल सेल कितना दिखाया, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए दिखाया ना एक्चुअल सेल, कोई गवर्नमेंट के लिए तो एक्चुअल सेल 30 लाख रुपए की है, समझ में आ रहा है। तो उसने बोला क्या, समझो, उसने बोला कि एक तो क्या लेस पे है, हाँ लेस पे है, ठीक है। दूसरा उसने दूसरा बोला कि 5% ऑफ एक्चुअल सेल, डिफरेंस कितना है, 20 लैक्स। क्या 20 लैक्स ज्यादा है किससे, 5% ऑफ एक्चुअल सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू यानी 30 लाख, 30 लाख का 5%, जल्दी निकालो, 1.5 लाख। क्या ज्यादा है, क्या ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है सर, ज्यादा है तो क्या 50C को लग जाएगा, यस। उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या चीज हो जाएगी, बोलो बोलो बोलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या हो जाएगा उसके लिए, लाख नहीं, 50 लाख। कृतिका ने सेल किया इशिता को, ठीक है। अब एग्रीमेंट में कितने का सेल किया उसने, 30 लाख का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की थी, 50 लाख रुपए की। कंडीशन सेटिस्फाई करो, रितिका को बोला गया सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा, सेक्शन 50 लग जाएगा, क्यों 50C, सेक्शन 50C लग जाएगा इसको, क्यों, क्योंकि पहला तो हो जाएगा क्या कि सेल, सेल कंसीडरेशन कितना हो जाएगा, लेस देन तुम्हारा क्या है, SDV है, ठीक है। दूसरा क्या बोला उसने कि सेल का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 20 लैक्स का। डिफरेंस अगर मोर देन है 5% ऑफ एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स, सेल्स दिखाई कितनी है एक्चुअल सेल, 30 लाख की दिखाई है क्या, बोलो बोलो, अरे बोलो, 30 लाख की दिखाई है, यस सर 30 लाख की दिखाई है। तो एक्चुअल सेल जब 30 लाख की है तो 5% ऑफ 30 लैक्स कितना आ गया, 20 लैक्स। क्या ज्यादा है 1.5 लाख से, यस। क्या ये वाले भी सेटिस्फाई हो जाता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है नहीं हो जाती, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो जब रितिका अपना कैपिटल गेन निकालेगी, कैपिटल गेन निकालते वक्त वो कहेगी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, क्या कह रही है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल 30 लाख। गवर्नमेंट क्या कहेगी, ना ना ना, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपको 50C के हिसाब से लगेगा 50 लाख रुपए का। ज्यादा प्लानिंग करनी आ रही है तुमको, SDB हमने रखी है, उससे नीचे पे प्लानिंग करोगे, हम क्या करेंगे, आपकी SDB उतनी, आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन है उतना ही मानेंगे जितना हमने अपनी बुक्स में लिख रखा है, समझ में आ रहा है, SDB मानेंगे। माइनस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो मान लो कि ये प्रॉपर्टी जो परचेज की गई थी, वो परचेज की गई थी ये सेल किया है, मान लो कि 19 और 20 में सेल किया है, ठीक है, 19 और 20 में सेल किया है, कब, 1 जनवरी 2019, ठीक है, सॉरी 20 में, और उसने परचेज किया था 18-19 में, 18-19 में मतलब 1 4 2018 को परचेज किया था। तो बताओ ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, बोलो बोलो, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, सॉरी बोलो सर, याद ही नहीं हमको तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, 3 साल देखे जाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो क्या 3 साल से ज्यादा हो गए, नहीं सर 3 साल से भी ज्यादा नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, क्या है सर, जो प्रॉपर्टी थी वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। जब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो गई तो कितने का परचेज किया था सर, इन्होंने परचेज किया था, इसको परचेज किया था 50 लाख का बेचा है, तो इसको 30 लाख का, इसको परचेज किया था 10 लैक्स में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो मिलेगा नहीं, 10 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा 40 लैक्स, वरना दिखाती कितना रितिका, 10 लैक्स और ये 20 लैक्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना बना दिया, रितिका को बोला तुम्हें टैक्स कितने पे भरना पड़ेगा, 40 लैक्स पे, समझ में आ गया। अब एक और बात समझो, सामने वाला, सामने वाले को, सामने वाला जो खरीदने वाला था, खरीदने वाले को पर भी क्या लगता था, याद आ रहा है कुछ, बोलो बोलो, खरीदने वाले पर क्या लगता था, 56, बोलो याद आ रहा हो तो,
तो अंडर सेक्शन 56(2)(10) याद आ रहा नहीं आ रहा? 56(2)(10 खरीदने वाले पे लगता था या नहीं लगता था? हाँ, गिफ्ट मिलता था, मतलब गिफ्ट में भी ये चीज क्या हो गया? वहां पर कंडीशन क्या थी, अगर याद आ रहा होगा तो? कंडीशन क्या थी? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है वो भी किसने? एसडीवी से कम पर मिलती है। क्या इशिता को एसडीवी से कम पर मिली है? अरे एसडीवी से कम पर मिली है। हाँ, और सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन बोले तो क्या चीज भाई? उसका जो यहाँ पे क्या बोला था, 56(2)(10 लगेगा। कब लगेगा? जब डिफरेंस 50,000 से ज्यादा का होगा। एसडीवी लेस कंसीडरेशन जितना मिला, उनका डिफरेंस कितने से ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा होगा। और डिफरेंस जो है 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा होगा। दोनों कंडीशन, इफ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन डिफरेंस शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। यही था। हमारे केस में क्या है, जल्दी बताओ। पहली कंडीशन क्या? डिफरेंस कितना है? 20 लाख का। क्या 20 लाख ज्यादा है 50,000 से? यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन बोलो बोलो। वही सेम है। दूसरी कंडीशन, जो डिफरेंस है वो 5% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा होना चाहिए। क्या है? यस, 1.5 लाख, 20 लाख। क्या ये भी ज्यादा है? तो दोनों को क्या लग जाएगा यहाँ पे? इसको क्या लग जाएगा? इशिता को, बायर को क्या लगेगा? 56(2)(10। अब 56(2)(10 अगर इसको लग गया तो क्या होगा, जल्दी बताओ। बोलो बोलो। 56(2)(10 अगर लग गया तो इसको अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ेगा। अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ेगा। बोलो कितने कितने पर? 20 लाख पर। को 20 लाख पर देना पड़ेगा। सर ये क्या हो गया? किसी को कुछ समझ में आ रहा है? सर ये क्या हुआ? 20 लाख यहां पे भी पे करवा लिया एक्स्ट्रा। 20 लाख पे सर यहां पर जो सर यहाँ पे जो 40 लाख में 20 लाख पे एक्स्ट्रा पे करा लिया और इशिता से भी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट ने ले लिया। दोनों के दोनों रोने लगे। डिपार्टमेंट ने बोला यस यही करेंगे हम। डिपार्टमेंट क्या बोलता है? हाँ 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 हाँ, यही करेंगे हम। दोनों से टैक्स वसूलेंगे अगर ऐसे 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 कारनामे करोगे। एसडीवी से कम पर बेचा। इतने सालों से हम बोलते आ रहे हैं कि भैया एसडीवी तक तो बेचो कम से कम। एसडीवी से अगर कम पर बेचकर आप टैक्स भी बचा रहे हो और हमारी ड्यूटी भी खा जा रहे हो, तो हम क्या करेंगे आपसे? अगर ऐसा कुछ केस हो गया तो 40 लाख यानी कि यहाँ पर 20 लाख आपको भी बढ़ा देंगे और 20 लाख पे इशिता को भी बढ़ा देंगे और उससे भी टैक्स लेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये तो डबल टैक्सेशन होगी। हाँ, तो क्या बिगाड़ लेगा कोई हमारा? समझ में आ रहा है? 50C क्या कहता है? इनको लगा 50C, इसको लगा 56(2)(10। बोलो अब। हाँ, फुल वैल्यू 50 लाख ली थी तो वही मानी है ना यहाँ पे। 30 लाख एक्चुअल में एग्रीमेंट में कितना था? एसडीवी थी वो तो। एसडीवी ये तो गवर्नमेंट ने तय कर रखी है 50 लाख। हमने 50 लाख थोड़ी दिखाया है। नहीं तो हमने तो किसमें किसमें ट्रांजेक्शन दिखाई है? 30 लाख में। हम कह रहे हैं कि 30 लाख की ट्रांजेक्शन है, रितिका ने 30 लाख में बेचा इशिता को। समझ में आ रहा है? जिसकी वैल्यू थी 50 लाख की गवर्नमेंट की नजर में। समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट कह रहा है हमारी नजर में ये प्रॉपर्टी 50 लाख की है तो 50 लाख ही मानेंगे कि आपको 50 लाख रुपए मिले। ठीक है, और उस पर बकायदा उस पर क्या लगाओ? 50C, यानी सेक्शन लगा दिया आप पे 50C। कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, 50C लगा दिया। और अब यहां पर क्या बोला इशिता को?
इशिता को बोला तो ये 56,210, ये तो हमने पहले ही बताया था आपको, एसडीबी से अगर कम पर आपने परचेज की है तो वो आपका फायदा है। अब जो आपको फायदा होगा, जहां पर आपको फायदा होगा तो 56,210 लगाएंगे हम, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो। क्या सर हम कम पर नहीं बेच सकते हैं क्या? अरे बोलो, कम पर बेच सकते हैं क्या? एसडीबी से कम पर बेच सकते हैं? यस बेच सकते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो। समझो क्या बोला उसने, बोला 5 पर जो एक्चुअल सेल्स है ना आपकी, यानी कि कितने में कर रहे हो, 30 लाख, 30 लाख में बेची आपने, 30 लाख का 5%, 1.5 लाख रुपए। अगर डिफरेंस 1.5 लाख रुपए तक है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, यानी कि 1.5 लाख रुपए मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ, यानी 30 लाख में तुमने बेचा है और एसडीबी हमारी है कितनी, बोलो बोलो, 31,50,000 की। अगर हमारी एसडीबी 31,50,000 की है और आपने 30 लाख में बेच दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बेच दो, कोई परेशानी नहीं हमको। इतना तो कम से कम 5% का डिफरेंस तो हम चला लेंगे। किसके 5% का? एक्चुअल सेल के। देखो अब क्या हुआ, क्या कम है? हाँ, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि जो सेल कंसीडरेशन है वो कम है एसडीबी से, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या? डिफरेंस जो है क्या वो ज्यादा है? डिफरेंस कितना है? 1.5 लाख का ही है, क्या वो ज्यादा है? 5% ऑफ एक्चुअल, ये भी 1.5 लाख है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो 50C लगेगा ही नहीं। 50C नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी मानी जाएगी यहाँ पे, लाख की मानी जाएगी, 30 लाख मानी जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 लाख का। क्या यहाँ पे 56,210 लग जाएगा? नहीं, तो 56,210 भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5% वाला ये वाला भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। बात आ गई क्या समझ में यहाँ पे? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? अच्छा, एक और बात समझो कि 56,210 सामने वाले को यानी कि इशिता को 56,210 तभी लगेगा जब उसके हाथ में जो ये असेट आ रही है वो क्या है, कैपिटल एसेट। समझ में आ रहा है? जैसे इशिता अभी कुछ नहीं कर रही है, तो यानी कि क्या उसका अपना अलग बिजनेस है या कुछ है, ठीक है, वो अपना अलग काम करती है और उसने घर रहने के लिए घर खरीदा। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलेंगे, उसके हाथ में ये कैपिटल एसेट्स हो गया। अब जब कैपिटल एसेट्स उसको हो गया तो उसको 56,210 लगेगा। लेकिन अगर उसने वो क्या करती है, सेल परचेज, वो बिल्डर है, सेल परचेज ऑफ क्या कर रही है, फ्लैट कर रही है या हाउस प्रॉपर्टी, सेल परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कर रही है, उसके लिए क्या चीज हो गया, ये स्टॉक इन ट्रेड। अगर उसके लिए ये स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा तो 56,210 लगेगा क्या? बोलो बोलो, समझ में आ गया क्या? जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे कंडीशन कि अगर ऋतिका ने बेचा किसको, इशिता को, ठीक है, दो कंडीशन है। सबसे पहला, उसके हाथ में ये कैपिटल एसेट्स है, इसके हाथ में भी कैपिटल एसेट्स है, तो क्या चीज हो जाएगा, इसको 50C लग जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो, और यहां पर भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसको क्या लग जाएगा, 56,210 लग जाएगा इसको। ठीक है, लेकिन अगर इसके हाथ में ये कैपिटल एसेट्स है और इनके हाथ में ये क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड है, तो क्या इनको 56,210 लगेगा? नहीं सर, 56,210 तो तभी लगता था जब सामने वाले के हाथ में वो क्या होता था, बोलो, कैपिटल एसेट्स होते थे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है मेरी या नहीं आ रही? समझ में आ गई? अरे बोलो। अच्छा चलो, एक और बात अब मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ, बात बताना मेरे। अगर आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़े होंगे तो मैंने बताए हैं तो आप गलती नहीं समझो। अब मैं कह रहा हूं, इशिता ने आगे सेल कर दिया अब्दुल को, इशिता ने अपनी ये जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आगे सेल कर दी अब्दुल को, और अब्दुल को जब बेचा, वो बेचा उसने 50 लाख में, 50 लाख में बेच दिया। 30 लाख में उसने दिखाया था खरीदा हुआ, और इसने क्या बोला कि मैंने चलो 50 नहीं 55 लाख में मान। 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, 55 लाख में बेच दी अब्दुल को। सर 50 ठीक लगेगा या नहीं लगेगा? पहले ये बताओ इशिता को बेचते वक्त, क्योंकि एसडीवी कितनी थी, अभी भी एसडीवी कितनी है, 50 लाख ही है, तो क्या 56 ने 50C लगेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि भाई उससे ज्यादा पे बेचा है, ज्यादा पे बेचा है,
ठीक है। तो इशिता को 50C तो नहीं लगने वाला। अच्छा, अब मान लो कि अब ये फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकालेगी, इशिता को क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा सर इशिता को। अब इशिता जब कैपिटल गेन पे टैक्स निकालेगी तो क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन वो जो लेने वाली है वो कितना लेगी? 55 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी क्या होगी? मेरा सवाल ये है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 लाख होगी या 50 लाख होगी? क्योंकि खरीदा उसने 30 लाख में था। 50 लाख हो। वेरी वेरी गुड, 50 लाख रुपए होगी। पिछला कॉन्सेप्ट याद है पूरा पूरा? 56 210 जब लग जाएगा तो यानी कि क्या, उसने 50 लाख पर तो टैक्स जा चुका है गवर्नमेंट को, तो यानी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? 50 लाख। अगर मान लो इसके हाथ में ये स्टॉक इन ट्रेड होता, जैसे मैंने बताया ये स्टॉक इन ट्रेड, तो उसको 56 210 नहीं लगा होता। समझ में आ रहा है? और जब अगर ये बेचेगी, अगर ये इसने बेचा न किसको, अब्दुल को बेच दिया 55 लाख का, तो बताओ कैपिटल गेन निकालते वक्त फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना लेंगे? बोलो। 55 लाख और माइनस कॉस्ट ऑफ, क्यों कितना लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यानी कि जितने में बेचा वो तो 55 ही आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? बोलो। 30 लाख। 30 लाख सर, सर 30 लाख। वेरी वेरी गुड। कुछ नहीं समझ में आया, ठुल्लू समझ में आया तुम लोगों को। अरे इशिता का तो ये बिजनेस है, स्टॉक इन ट्रेड, तभी तो बना। अब बिजनेस में से अगर उसने कुछ बेचा तो वो क्या कैपिटल गेन लगेगा या फिर पीजीबीपी में जाएगी उसकी इनकम? आ गई बात समझ में? अब आ गई बात समझ में? सर उसकी इनकम जाएगी अब पीजीबीपी में। समझ में आ रहा है? अब पीजीबीपी में जाएगी। अगर इशिता ने उसको एसडीवी से कम पर बेच दिया तो पीजीबीपी में भी एक सेक्शन है 43C, 42C है या 43C, ऐसी कुछ है। वहां पे भी ऐसी ऐसी प्रोविजन है कि एसडीवी से अगर कम पे बेचा तो हम तुम्हें वैल्यू मानेंगे कितनी, तो सेल कंसीडरेशन उतनी मानेंगे। ठीक है, चलो वो तो वहां पे पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे भी कितनी आएगी सेल कंसीडरेशन? कितना हो जाएगा सेल कंसीडरेशन? आ जाएगा 55 लाख। और परचेज, परचेज कितने की आएगी? परचेज आ जाएगा 30 लाख का। 30 लाख की परचेज की थी उसने प्रॉपर्टी। ठीक है, कितने आ जाएगा? 15 लाख। 15 लाख पर उसको टैक्स देना पड़ेगा पीजीबीपी में। समझ में आया? थोड़ा सा आगे एडवांस ले गया मैं हल्का सा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सामने वाले को देखते ही समझ में आना चाहिए भैया टैक्सेशन हमको आता है, ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी बोल दोगे। ठीक है, चलो सेक्शन की रेलिवेंस, सेक्शन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और जो कि यहाँ पे मैं करवाता हुआ आ रहा हूं आपको। आपसे कोई भी सेल परचेज हो रही हो ना प्रॉपर्टी की, समझ में आ रहा है? आपसे कोई भी सेल परचेज घर में हो रही हो या किसी पड़ोसी अड़ोसी की हो रही हो या मामा चाचा ताऊ, तो ये ज्ञान दे देना उनको थोड़ा सा। समझ में आ रहा है या नहीं दोगे? वैल्यू कैसे क्रिएट होगी सर? घर वाले तो वैसे ही, रिलेटिव्स और ये तो वैसे ही इज्जत नहीं करते। चलो अब क्या बोला इसने, देखो ये तो कंडीशन वगैरह पढ़ा दी मैंने। सेल की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे बेचा, डिफरेंस जो है 5% से कम। ठीक है, यानी सिंपली दूसरे तरीके से क्या निकाल सकते हो, सेल कंसीडरेशन का 5% निकाला और डिफरेंस को चेक किया, या फिर हम क्या निकाल सकते हैं सिंपली, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 105% ऑफ सेल्स कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन के 105% से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी कि कितनी थी हमारे केस में? बोलो बोलो। 105% ऑफ एक सेल कंसीडरेशन, 30 लाख का 105% निकाल दो, कितना आता है? 31.5। क्या 31.5 से ज्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? यस, यानी कि सेक्शन लग जाएगा। आगे दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, एक ही है। चलो आगे इसने क्या बोला, रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर। ओ हो, वैल्यूएशन ऑफिसर को हम रेफरेंस दे देते हैं। रेफरेंस मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर कौन है सर?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बंदा हायर होता है और उनको वैल्यू निकाला जाता है, उसको बोलते हैं वैल्यूअर। ठीक है, वो क्या करता है, वैल्यू निकालता है किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालता है। ठीक है, इफ असेसी क्लेम दैट, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आई होप। ठीक है, चलो रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, क्या बोल रहे थे हम रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर को, कि इफ असेसी क्लेम दैट द एसडीवी इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। अब रितिका यहाँ पे क्या कह रही है, असेसी रितिका थी, रितिका कहती है कि जो एसडीवी आपने रखी है ना 50 लाख रुपए, जो एसडीवी आपने रखी है 50 लाख रुपए, ये बहुत ज्यादा है एसडीवी, ये मोर देन दी एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू तो भाई 30 लाख के आसपास की आ रही है जितने में मैंने बेची है, यानी मार्केट में इतने की ही बिक रही है प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है, अब जेन्युइन केस है इसका, मान लो कि मार्केट में प्रॉपर्टी बिकी 30 लाख की रखी, 30 लाख की रही है और उन्होंने एसडीबी 50 लाख की लिख रखी है। तो एसएससी कौन है हमारा, रितिका। रितिका कहती है, या कोई भी हो सकता है यहाँ पे, रितिका इशिता दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है कि एसडीबी हमारी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि दोनों से ही टैक्स वसूला जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई 50 लाख जो आपने बताई है ना एसडीबी, एसडीबी बहुत ज्यादा है भाई, आपके हिसाब से तो आपने 50 लाख लिखी होगी, लेकिन ये यहाँ पे मार्केट के रेट नहीं है, मार्केट में तो भाई 30 लाख तक की बिक रही है प्रॉपर्टी, आप देखो। तो अब क्या करता है, असेसी ने निकाली थी ये वैल्यू, असेसी हैज नॉट गॉन इन एनी अपील, अपील में नहीं गया। असेसी क्या है, अपील में जाते हैं ना, डिवीजन में अपील में चले जाते हैं, हमारे आगे पढ़ोगे कि अपील में चले जाते हैं, ऊपर हायर अथॉरिटी के केस चला जाता है कि नहीं नहीं ये केस केस हम फाइल कर रहे हैं आपके खिलाफ, अब हम केस लड़ेंगे डिपार्टमेंट से। अपील में चले जाते हैं, तो अपील में नहीं गया है। असेसी सिर्फ बात कर रहा है किसी से, किससे, एओ से, असेसिंग ऑफिसर से, नीचे वाले लोअर रैंक के बंदे से ही बात कर रहा है। उससे कह रहा है कि भाई जो आपने रखी है वो तो है ही नहीं उतनी वैल्यू, तो वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर को राइट है कि वो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस ट्रांसफर कर देगा। केस ट्रांसफर कर देगा मतलब कि केस ट्रांसफर करेगा और केस रेफर करने के बाद बोलेगा कि आप निकालो कि एक्चुअल में एसडीवी कितनी रहनी चाहिए, एक्चुअल में एसडीवी कितनी रहनी चाहिए, अब आप बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अरे बोलो। यस सर। तो आप बताओ कि कितने में आई है। अब देखो, क्या हमेशा ही वो न वैल्यू एसडीवी को सेंड कर, मतलब तो केस है रेफर कर देगा, नहीं हमेशा नहीं कर पाएगा, कुछ केसेस हैं जिसमें रेफर कर सकता है, आगे पढ़ेंगे हम, कुछ केसेस है हम रेफर कर सकता है, लेकिन पहले ये पढ़ो कि अगर मान लो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू निकाली है वो लेस देन दी एसडीवी मेंशन, एसडीवी मेंशन कितनी है, 50 लाख, मान लो कि 50 लाख है, 50 लाख थी, समझ में आ रहा है, 50 लाख थी, तो 50 लाख अगर उसकी एसडीवी थी हमारी मेंशन, उससे लेस, यानी कि जो वैल्यू निकाली है वैल्यूअर ने, वो निकाली है, उसने बोला नहीं नहीं 55 लाख है, तो क्या वैल्यू डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन ऑफिसर हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, यस कंसीडर करेंगे, सॉरी 55 नहीं, 45 45 लाख, अगर वो हो जाती है 45 लाख, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या मान लेंगे, 45 लाख, वैल्यूएशन की बात, वैल्यूअर की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। हमने केस ट्रांसफर किया वैल्यूअर को और वैल्यूअर को बताया कि 50 लाख से 50, वैल्यूअर कह रहा है 50 लाख नहीं है, सही बोल रहा है असेसी, 45 लाख होगी इसकी वैल्यू, तो हम ठीक है मान लेंगे 45 लाख। लेकिन अगर वैल्यूअर ने बोला कि 50 लाख ही है, तो भाई किसकी है, तो 50 लाख ही मानी जाएगी, वो तो पता ही है ऑब्वियसली बात। ठीक है, लेकिन अगर उसने बोला कि 50 लाख नहीं है 52 लाख है, एसएससी का टैक्स और बढ़ाया जाए, रितिका तो पागल हो जाएगी, कहेगी नहीं है जो आपने बोला था वही सही है। अरे बोलो, ये होगा या नहीं होगा, तो बोलो। तो क्या बोलोगे, चलो हम मान लेते हैं 50 लाख, तो यानी कि अगर मान लो कि जो वैल्यू डिटरमाइन की गई वो मोर है, मोर मतलब अगर मान लो 55 लाख बता दिया, 52 लाख बता दिया, एसडीबी मेंशन थी 50 लाख, तो क्या बोलेंगे भाई, जो वैल्यूएशन ऑफिसर का जो वैल्यूएशन होगा उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, यानी कि असेसी अगर जाएगा वैल्यू तो एओ के पास, और एओ ने केस ट्रांसफर कर दिया, अगर वैल्यूअर ने ज्यादा निकाला, क्या बोला ज्यादा मतलब ज्यादा वैल्यू कर दी, मतलब एसडीवी ज्यादा कर दी, तो मतलब क्या है, तो इग्नोर कर दिया जाएगा, अगर उसने कम किया है तो फिर उसको माना जाएगा। समझ में आ रहा है, जेन्युइन चीज है। ठीक है, वेदर एसडीवी टू बी टेकन ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट या फिर ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दो बार मान लो कि क्या हुआ कि रितिका ने जब बेचा, यहाँ पर रितिका ने जब अपना फ्लैट बेचा, तो बेचा था ये रहा,
रितिका ने अपना फ्लैट बेचा इशिता को 30 लाख रुपए में। 30 लाख रुपए में से उसने बोला कि भाई मैंने जब बेचा था इसको बेचा था 1/4/2018 में। अब 1/4/2018 में एसडीवी जो था, 1/4/2018 में जो एसडीवी थी 50 लाख उस वक्त। लेकिन लेकिन अब धीरे धीरे करके पेमेंट होती है। आपको पता है पूरा का पूरा पेमेंट कब होता है? धीरे धीरे होता है। अरे एक चार सॉरी, ये तो खरीद की डेट बताई, खरीद की डेट बताई थी। सेल कब किया था? 1 जनवरी को सेल किया था। ठीक है, 1 जनवरी को इशिता को, 1 जनवरी 2020 को इशिता को सेल किया 30 लाख रुपए का। 30 लाख रुपए का एक बार में इशिता पे कर देगी? नहीं, प्रॉपर्टी में क्या होता है, धीरे धीरे करके पे करते हैं। ठीक है, उसने फुल पेमेंट कब की? इशिता ने फुल पेमेंट की 22 में जाकर, मान लो कि 1 जन 2 साल लगा दिया उसने, 1 जन 2020 में उसने पेमेंट की। और 2022 में तब जाके प्रॉपर्टी के पेपर जो है रितिका ने इशिता को दिए होंगे। अरे बोलो, क्या पहले दे देगी? तभी दिए होंगे। रितिका तो कह रही है बिल्कुल सही बात है, और क्या मैं पहले थोड़ी दे दूंगी? भरोसा किसी पे नहीं है। तो इशिता कह रही है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 2022 को आपने लेके गए, मतलब प्रॉपर्टी के कागज आए हाथ में, किसके? इशिता के। अब इशिता गई डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, अथॉरिटी गई, और वहां पर क्या करना है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने गई। अब प्रॉपर्टी को जब रजिस्टर करने गई, वहां पर अब चल रही थी एसडीवी 55 लाख। तो अब बताओ हम कौन सी वाली एसडीवी को कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए? 55 लाख को कंसीडर करेंगे, या फिर जो उस वक्त चल रही थी, जिस वक्त हमारा अग्रीमेंट हुआ था 50 लाख रुपए, उस वक्त इस वाली को लेंगे? जल्दी बताओ। 50 लाख को लेंगे, क्यों? एग्रीमेंट। अग्रीमेंट उस टाइम होगा, सिर्फ एग्रीमेंट से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर इशिता ने उस टाइम पर, जिस टाइम ये वाला एसडीवी चल रहा था, यानी कि 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को जब ये चल रहा था, तो कुछ ना कुछ इशिता ने एडवांस में दे दिया हो। किसको? ऋतिका को। ऋतिका को अगर कुछ ना कुछ एडवांस में मिला होगा, तो फिर हम मान लेंगे कि चलो ठीक है, कि 50 लाख को कंसीडर करके चलेंगे। अगर मान लो इशिता ने उस वक्त कुछ नहीं दिया था, और पूरा का पूरा पेमेंट 22 को ही किया, 1 जनवरी 22 को किया है, और वो कह रही है नहीं नहीं हमारा एग्रीमेंट इस दिन को हुआ था, तो हम नहीं मानेंगे। सिर्फ एग्रीमेंट नहीं, कुछ ना कुछ आपने एडवांस में दे दिया हो ऋतिका को। समझ में आ रहा है? यही बात बोली गई यहाँ पे, देखो। जनरली एसडीवी as on the date of registration shall be taken into consideration, but if assessee has paid some consideration in, जनरली क्या लिया जाता है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करने जाएगी इशिता उसी दिन का लिया जाएगा, यानी कि 55 लाख लिया जाएगा जिस दिन। लेकिन जब इफ असेसी हैज पेड कंसिडरेशन इन एडवांस में कुछ पे कर दिया जो होगा इशिता ने ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में, अदरवाइज देन इन कैश में नहीं। ऐसा नहीं इशिता बोलेगी कि नहीं मैंने कैश में कर दिया उसको पेमेंट, ना ना ना, कैश में नहीं। बकायदा आपके पास प्रूफ होना चाहिए, बैंक डिटेल। अदरवाइज देन बैंक कैश अगर आपने पे किया है, ओनली देन एसडीवी ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। बात आ गई है यहाँ पे क्लियरली समझ में? यस सर। ये देखो सामने वाले को 56/10 लगेगा, बायर को, इशिता को लगेगा 56/10 हमारे केस में 56/10 लगेगा। इफ द प्रॉपर्टी सोल्ड लेस देन द एसडीवी पे सोल्ड किया 56 एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ एसडीवी एंड एक्चुअल कंसीडरेशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। ठीक हो जाएगा, 50,000 से ज्यादा है और एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है, तो ये अदर सोर्स में टैक्स लग जाएगा इसको। डिफरेंस मीन्स बताइए, SDV less consideration paid जितना भी हुआ, this section shall be applicable where the property sold was a capital assets. If the property sold was a stock in trade, then section 36 shall not be applicable to, इसको हो जाएगा to buyer यानी इश्यू। समझ में आ गया? If such property is further sold by such बायर, यानी इशिता ने दोबारा फर्दर सोल्ड कर दिया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन टेकन बाय सेलर एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रॉपर्टी, यानी कि कितनी लेंगे? 50 लाख रुपीज उसने पे किया। समझ में आ रहा है? नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा।